नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। आज देश के सर्वोच्च न्यायालय ने ज्ञानव्यापी केस को जिला जज को ट्रांसफर कर दिया। कहा हीलिंग टच की जरूरत है। जिला जज पहले मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर फैसला करेंगे। ये 1991 के एक्ट का उल्लंघन है या नहीं, पहले इस पर फैसला हो। यानी सुप्रीम कोर्ट का शिवलिंग क्षेत्र को सुरक्षित रखने का आदेश भी जारी रहेगा। मुस्लिमों को नमाज से ना रोकने के आदेश भी जारी रहेंगे। तो आइए पहले सीधे चलते हैं अपने सहयोगी आशीष भार्गव के पास। आशीष, तो सुप्रीम कोर्ट का जो आज रुख है, क्या मायने, क्या समझा जाए, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया है कि जब तक ट्रायल कोर्ट निचली अदालत ये फैसला नहीं करती है, सुप्रीम कोर्ट इसमें बीच में नहीं कूदेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी न किसी अदालत को ये तय करना होगा। हम नियम कानूनों से बंधे हैं। जब मुस्लिम पक्ष की एक अर्जी ट्रायल कोर्ट में पेंडिंग है, निचली अदालत में पेंडिंग है कि हिंदू समुदाय ने जो पिटीशन दी है पूजा के अधिकार की, वो 1991 के एक्ट का उल्लंघन करती है और ऐसी याचिका सुनवाई योग्य नहीं है किसी भी देश की किसी भी कानून की अदालत में। तो पहले उस पर फैसला हो। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को ट्रांसफर कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा मामला बड़ा संवेदनशील है, जटिल है, इसलिए हम चाहते हैं कि वरिष्ठ जज और अनुभवी जज यूपी जुडिशियल सर्विसेज का इसको सुने, हायर जुडिशरी का। इसलिए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी को ट्रांसफर कर दिया है केस। कहा है कि प्रायोरिटी पर इसको डिसाइड करें और जब तक ये निपटारा नहीं हो जाता तब तक 17 मई का सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी रहेगा। यानी शिवलिंग का क्षेत्र वो सुरक्षित रहेगा, सील रहेगा, लेकिन नमाजियों को रोका नहीं जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हीलिंग टच की जरूरत है, साथ साथ सांप्रदायिक सौहार्द और शांति बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। हम सब एक मिशन पे हैं। वकीलों को ये कहा हमारा एक मिशन होना चाहिए देश में शांति बनाए रखना। लेकिन कई चीजों में अगर हम देखें तो जो मुस्लिम पक्ष की आशंका थी कि सर्वे हो जाएगा, मस्जिद की दीवार टूट जाएगी, वैसा तो अब कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट पर भी एक बात कही है कि ऐसा सर्वे करना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में वर्जित नहीं है, सर्वे हो सकता है, ये कहा है इस एक्ट के मुताबिक। और उदाहरण भी दिए हैं कि पारसी मंदिर में अगर क्रॉस का निशान मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्रिश्चियन समुदाय की संपत्ति है। ये एक हाइब्रिड दोहरी जो धार्मिक सभ्यता है उसकी ओर इशारा करता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन अभी फिलहाल अगर हम पूरे बोलो आपको इसको समझे एक आम आदमी की भाषा में, तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जो धड़ाधड़ सुनवाइयां हो रही थी, जो इतनी बड़ी बड़ी गतिविधियां हो रही थी, वो तमाम गतिविधियां शांत हो गई हैं। और जिला जज पहले ये डिसाइड करेंगे कि हिंदू पक्ष के इस याचिका पर सुनवाई आगे होगी या नहीं होगी। सर्वे को लेकर किसी तरह की कार्रवाई अभी नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि मुस्लिम पक्ष की उस बात को नकार दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि वजूब खाने में सिर्फ उतने इलाके को सील किया जाए जो मध्य क्षेत्र है, जहां पर वो शिवलिंग जिसे बताया गया है और जो मुस्लिम पक्ष जिसे फवारा बता रहा है, उतने हिस्से को सील किया जाए और वहां पर नल लगाने की इजाजत हो ताकि वजूब खाना चल सके। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ नहीं किया है। तो कमोवेश दिक्कत की बात यह है कि वहां पर वो इलाका सील रहेगा, वो इलाका पहरे में रहेगा जिला मजिस्ट्रेट की, और ऐसे में दिक्कत होगी उन लोगों को जो नमाज पढ़ने आएंगे। सुप्रीम कोर्ट भले ही कह रहा है कि नमाजियों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमने देखा किस तरीके से मस्जिद कमेटी ने एक आह्वान किया था कि कम से कम लोग आएं क्योंकि वहां पर पानी की दिक्कत है, वजूब इलाका सील है, शौचालय में पानी नहीं है। तो ये तमाम तरह की प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं जो वहां पर होंगी। तो फिलहाल मामला उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये मामला खत्म भी नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट ने के इस आदेश के बाद। तो धीरे धीरे जिस तरह कहा जाता है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं उसके पांव छोटे होते हैं, ऐसा एक जज ने कहा था, तो वो बात यहाँ पर लागू हो रही है। धीरे धीरे ये कानून की चीजें आगे बढ़ेंगी। सर्वे रिपोर्ट हो चुकी है, सर्वे रिपोर्ट दाखिल हो चुकी है, कोर्ट के रिकॉर्ड में आ चुकी है। हालांकि उस पर अभी सुनवाई नहीं होगी, लेकिन कोर्ट के रिकॉर्ड का वो पार्ट है। बिल्कुल। तो ये काफी अहम चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चिंता भी जताई है, जिस तरह प्रेस को लीक की गई सर्वे रिपोर्ट अदालत जाने से पहले लीक हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अदालत के पास वो रिपोर्ट जानी चाहिए, फिर अदालत को रिपोर्ट खोलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि हमने सभी पक्षों के हितों को बैलेंस किया है इस मामले में। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए आशीष, समझाने के लिए हमें। और इस मसले पर एक और जो पहलू है उसको भी समझेंगे। केसी मित्तल, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, हमारे साथ हैं। मित्तल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये पूरा मामला है, सुप्रीम कोर्ट पे नज़र लगी हुई थी कि भाई 1991 जो प्लेसेस ऑफ पीपल वर्शिप एक्ट है, उसके तहत क्या इस मामले को सुनाई नहीं होगी, क्या उसको सामने रखकर इसको बिल्कुल खारिज किया जाएगा?
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पे विचार विमर्श किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कई बिंदुओं पे बात भी की है और ये भी कहा है जिस तरह से कि अब ये जिला कोर्ट में सुना जाना चाहिए, एक हीलिंग टच की जरूरत है। आप किस तरह से देख रहे हैं आज जो सुप्रीम कोर्ट का आज रुख रहा है, इस मामले को किस पटल पर लाकर खड़ा कर रहा है? देखिए, इसमें मेरे हिसाब से जो आज का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसमें कुछ चीजें बहुत ही स्पष्ट रूप से क्लियर कर दी गई हैं। नंबर एक कि ये मैटर डिस्ट्रिक्ट जज को ट्रांसफर होगा, जो सीनियर और एक्सपीरियंस जज हैं, क्योंकि मामला बहुत ही कम्प्लेक्स और इसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बजाय इसके कि ये मामले की तहकीकात सीनियर जज जो सिविल जज है उसके यहाँ से इन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज को की कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया, तो अब इसकी कार्रवाई वहां होगी। एक और अहम इसका पहलू है वो ये है कि इसमें एक एप्लीकेशन लगी हुई है। सीपीसी में एक प्रोविजन है ऑर्डर 7 रूल 11। 711 में ये कहा गया है कि ये मुकदमा नहीं चल सकता, ये क्लेंट जो है ना रिजेक्ट होनी चाहिए। ये एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई गई है, जो एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि डिस्ट्रिक्ट जज जो हैं वो इस एप्लीकेशन की सुनवाई करेंगे कि क्या जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट है 1991 का, उसके तहत ये मुकदमा चल सकता है या नहीं चल सकता है। इस पहलू को अब डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में इस पर सुनवाई होगी। अगर डिस्ट्रिक्ट जज इसको समझते हैं कि ये ऑर्डर 7 रूल 11 में मेंटेनेबल नहीं है और क्लेम रिजेक्ट होनी चाहिए तो रिजेक्ट होगा। मेरिट पे वो क्या फैसला करते हैं ये सब अब कोर्ट पे डिपेंड करेगा उस पर। जी, और मतलब इससे एक और सवाल जो जहन में ये आ रहा है कि जो जिस तरह से इस पूरे मामले में खबरें लीक हुई, मीडिया ट्रायल की बात हुई, मीडिया में जिस तरह से तमाम खबरें आई, वो भी अपने आप में कई सवाल खड़े करती है और सुप्रीम कोर्ट ने उस बारे में चिंता भी जताई है, निर्देश भी जारी किए हैं। आपका आंकलन क्या है? देखिए, मैं आपको बताऊं, बात सुप्रीम कोर्ट ने मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी बात की है इस पे। और जहां तक कमिश्नर की रिपोर्ट जिस तरीके से मीडिया में सेलेक्टिव लीकेज उसका हुआ है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये बंद होना चाहिए। और ये चीज़ जब सुप्रीम कोर्ट ने के संज्ञान में आई है और ये बात सही है किसी हद तक कि जब तक कोर्ट उस पर कोई फैसला नहीं करती, निर्णय नहीं लेती है, उससे पहले ही आप सबको मीडिया में लीक कर देते हैं। सेलेक्टिव लीकेज उसको सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल अप्रूव नहीं किया है और उसको गलत कहा है और उसके लिए आदेश इस तरीके से कहा कि ये सब रुकना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये बात कही है। बहुत अहम इसमें ये है मिस्टर मित्तल संक्षेप में कि हीलिंग टच की बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही और उन्होंने कहा है कि दोनों पक्षों को बैठ के समुचित तरीके से बात करनी चाहिए, तो अपने आप में एक तरह से अब समझाया जा रहा है जिस तरह से कोर्ट्स ने वहां पर जिनका व्यवहार रहा कोर्ट्स का। एक और अहम चीज इसमें है जिसको कि आप देखें कि जो 17 तारीख का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ है, 17 मई का, वो 8 हफ्ते जारी रहेगा। जी हाँ, सिविल जज ने जो ऑर्डर किया था उसके हिसाब से तो सब कुछ बंद हो जाता है वहां पर, लेकिन 17 मई में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जहां शिवलिंग आप कहते हैं कि वहां मिला है तो आप उसको प्रोटेक्ट करें। ये उनकी गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, डीएम की भी जिम्मेवारी है, सीआरपीएफ ऑफिसर्स की भी जिम्मेवारी है, इन सब जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट ने लगाई। लेकिन उसके साथ साथ वजू जो है उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी है और मोहम्मदन का उसमें जो नमाज पढ़ने की बात हो या कोई रिलीजियस एक्टिविटी हो वो शिवलिंग को बगैर डिस्टर्ब किए हुए, लेकिन उसके लिए वहाँ एक इश्यू आया तो उसने डीएम की ड्यूटी लगाई है कि सब पार्टीज की राय से आप उस एरिया को वहां पर कार्रवाई करें और किसी को जहां तक मोहम्मदन को भी आप वहां पर उनके जो नमाज पढ़ने की बात हो या और उनकी रिलीजियस एक्टिविटीज हो तो आप उसको मना नहीं करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर मित्तल जुड़ने के लिए और अपनी राय हमसे साझा करने के लिए। वाकई कानून का पहलू तो है ही, देखना होगा किस तरह से मामला आगे बढ़ता है। बहरहाल मंदिर मस्जिद की बात
से अब आगे बढ़ते हैं और बात देश की बेटी की करते हैं, जिसने देश का सर फख्र से ऊंचा किया है। बात अब गोल्ड मेडल की करते हैं, निखत जरीन की, जिसने इतिहास रच दिया। इस्तांबुल में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निखत ने गोल्ड मेडल जीता है। निखत तेलंगाना के निजामाबाद से हैं, 25 साल की हैं, फ्लाई वेट बॉक्सिंग में गोल्ड जीता है। पहला ये सुन लेते निखत ने एनडीटीवी से क्या कहा है। जैसे कि ये साल की मैंने स्ट्रैंजा में गोल्ड जीत कर की थी। वहां पे मैंने मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस और डेकोरेटेड बॉक्सर्स को हराया, टोक्यो ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट को हराया। तो जब मैंने इतने अच्छे बॉक्सर्स को हराने के बाद वो कंपटीशन में गोल्ड जीतकर मेरे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस उभर के आया है। फिर स्ट्रैंजा से आने के बाद मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए तैयारी की और जिस चीज पे मुझे काम करना था उस चीज पे मैंने काम किया। और यहाँ पे वर्ल्ड चैंपियनशिप में आने से पहले मेरा एक ही टारगेट था कि मेरा सारा फोकस मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में ही रखूं, बाकी सारी चीजें साइड में रखूं। इसीलिए मैंने हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं 1 महीने के लिए मैं ऑफ थी। और जब यहाँ पे आई थी हम लोग यहाँ दूसरी कंट्री के बॉक्सर्स के साथ हम लोग स्पारिंग भी कर रहे थे और ट्रेनिंग भी कर रहे थे। उस हिसाब से यहाँ पे हम लोग ने नए पार्टनर्स के साथ ट्रेनिंग की और यहाँ पे वर्ल्ड चैंपियनशिप में मुझे दूसरे बॉक्सर्स के साथ नए बॉक्सर्स के साथ मुझे खेलने को मौका मिला और मैंने अभी तक फाइनल तक मैंने 5-0 की डिसीजन से मैंने हर फाइट जीता है। ट्विटर पे आप वायरल हो गए, आपने देख लिया है? मेरे फैमिली ग्रुप है, उसमें मेरी बहनें मुझे स्क्रीनशॉट भेज रही थी कि मैं नंबर 1 पे भी ट्रेंड कर रही हूँ, नंबर 2 पे भी ट्रेंड कर रही हूँ कभी। तो वो मुझे भेजते रहते, तो बोल रहे थे कि दीदी आप देखो, मेरी छोटी बहन भेज रही कि मतलब दीदी आप फेमस हो गए, आप ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे, तुम्हारा जो सपना है वो पूरा हो गया ऐसे। तो मैंने ऐसे लिखा कि एक और है, ट्विटर पे सपना, मतलब ट्विटर पे ट्रेंड करना सपना तो पूरा हो गया, बट अगर उस पे सलमान खान भी एक ट्वीट कर देता तो चेरी ऑन द केक हो जाता। तो निखत जरीन से पूरी बातचीत आप आगे भी देख सकेंगे, लेकिन निखत जरीन की तो मेहनत है ही, उन्होंने बहुत परिश्रम किया है, लेकिन उनके पीछे जो परिवार होते हैं, माता पिता होते हैं, वो भी बहुत परिश्रम करते हैं। तो निखत के पिता हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद जमील अहमद। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। पहले तो बहुत बधाई, मुबारकबाद आपको कि निखत ने बॉक्सिंग में गोल्ड जीता है। घर में तो बधाई का सिलसिला रुक ही नहीं रहा होगा जमील साहब। बिल्कुल, बहुत खुशखबरी की बात है और बहुत खुशी का माहौल है और बहुत खुशी हुई है हमको गोल्ड मेडल जीतने के बाद। निखत को हमने पूरा फाइनल मैच सारे मीडिया टेलीविजन चैनल्स वाले आए थे, उनके सबके सामने देखा, बहुत मजा आया और बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन किया निखत ने। और जिस स्टाइलिश टेक्निकल मानी जाती है इंडिया के बॉक्सिंग में, और उस तरह से उन्होंने खेला है, अपने दिमाग से मेंटली यूज किया है, टेक्निकल गेम यूज किया है और फाइनल में अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतकर हम सबको खुश किया है। और हम वी आर प्राउड, बहुत फील कर रहे हैं कि जो सो उन्होंने हमारे देश के लिए एक कीर्तिमान गोल्ड मेडल हासिल किया है। जी, आप खुद एक फुटबॉलर, क्रिकेटर रह चुके हैं और पहले साल जब बचपन में आपने खुद ट्रेन किया था निखत को, जरीन ने जो निखत ने मेहनत की है उसके बारे में बताएं, क्योंकि जीत तक का जो सफर है वो परिश्रम से ही होता है। जी, मैं उनको ग्राउंड में ट्रेनिंग के लिए लेके गया था, स्पोर्ट्स में एंट्री करने के लिए, कि कुछ खेल में इंटरेस्ट ले ताकि वो ग्राउंड में अच्छा खेल सके, चाहे कोई भी गेम उनको जो चॉइस का हो उस तरह लेके गया था। 3-4 दिन उनको डेली लेके गया, तो वो अच्छा भागने लगे, इधर उधर कूदने लगे, खेलने लगी। तो मेरे को मालूम, मैं अपने आप में मैं सोचा कि जो सो मेरी तरह से स्पोर्ट्स में एक्टिव है, क्यों ना मैं इनको एक स्पोर्ट्स में लाइन में लेके चले जाऊं। तो वहां पे उसी टाइम दौरान में, ट्रेनिंग के दौरान में, जब 4-6 महीने का वक्त हुआ, तो उनकी निखत की नज़र बॉक्सिंग के ऊपर पड़ी है, जहाँ पे बॉक्सिंग ट्रेनिंग दी जाती थी। तो उस टाइम मेरे को कहने लगे कि पापा ये यहाँ पे बॉक्सिंग में लड़के कर रहे हैं, लड़कियां क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मैं उनको जवाब दिया कि यहाँ पे लड़कियां इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कौन माँ बाप को भेजेगा लड़की लोग को जो अपने मुंह खोल लेगा क्या, क्योंकि आगे उनके बच्चों का फ्यूचर खराब होता है, कौन शादी करेगा उनसे। तो ये अल्फाज उनको बताया था। और बच्चों को खेलने के लिए मर्द के जैसा हिम्मत होना चाहिए, ताकत होना चाहिए, गट्स होना चाहिए, एक जज्बात दिलेरी होना चाहिए। तो वो रहने से ही बॉक्सिंग कर सकते, नहीं तो बॉक्सिंग करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो उन्होंने बोले कि ठीक है। 2-3 दिन इस तरह चलते रहा आर्गूमेंट दोनों के बीच में हमारे। उसके बाद में
वो मेरे को फैसले में आके मैं करूंगी। तो फिर मैं भी अपना फैसला लिया कि भाई चलो ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैं आपको सर से बात करके, कोच जो हमारे बॉक्सिंग के कोच है समसम, उनसे बात करके फिर उनको ट्रेनिंग स्टार्ट किए। बिल्कुल, आप माता पिता ने भी बहुत मेहनत की, उधर समाज की तरफ से भी काफी उनकी राय आती रहती थी, कई पड़ा कि बॉक्सिंग में कपड़ों को लेकर सवाल उठे, तो कैसे सामना किया आप लोगों ने इन मसलों का? जी बिल्कुल, अब इसके अंदर तो शॉर्ट पहनना पड़ता है जो मैचेस के टाइम में, और हाफ टी शर्ट पहनना पड़ता है, तो वो मैच के ट्रेनिंग का टाइम होता है। रेगुलर वाइज तो आप वो ट्रैक शूट पे भी खेल सकते हैं, नॉर्मल वाइज फुल टी शर्ट भी पहन सकते, अंडर भी पहन सकते हैं, जो ट्रैक शूट का लोअर आता है फुल वो भी पहन सकते हैं। लेकिन एक माहौल सा हमारे कम्युनिटी का भी रहता है, दूसरों का भी रहता है, जो उनकी सोच समझ अलग होती है, तो हमारी भी एक सोच समझ के अलग थे, लेकिन मैं उस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं किया। तो मैंने उनको बॉक्सिंग के लिए ही उनका जहन में रखे जो उनको कंटिन्यू किया है, बॉक्सिंग जो करना है। कुछ लोग ने उनको क्रिटिसाइज करे हैं कि भाई जो बॉक्सिंग क्यों डाले, दूसरे गेम में डाल सकते थे, तो ये चीज़ के बारे में इतराज करे कई लोग, तो मैंने उन लोगों को इग्नोर किया, मैं किसी की बात सुना नहीं। बिल्कुल, आपने कहा कि क्रिटिसिज्म हुआ निखित का कि बॉक्सिंग चुनी और पहनावे को लेकर, लेकिन आपने उस बात को इग्नोर किया, जहन में नहीं रखा, ये बहुत अहम बात है। जमील साहब, निखित एक प्रेरणा है देश भर की लड़कियों के लिए और खास तौर से मुस्लिम समाज की लड़कियों के लिए भी, क्योंकि हाल में हिजाब का विवाद उठा था। बिल्कुल, जो 2 साल से जो निखत परफॉर्मेंस दे रही है, तो कई जो हमारे हैदराबाद में बिल्कुल नहीं, तकरीबन इंडिया के हर कॉर्नर में मुस्लिम समाज में निखत का एक इंस्पिरेशन, एक रोल मॉडल गया है। और कई बच्चियां अभी जो मुस्लिम के भी लड़कियां अभी सीनियर टीम में भी आए हैं रिसेंटली, ऑलरेडी 2 बच्चियां हैं, जूनियर यूथ में भी है। रिसेंटली नागपुर के अल्फिया पठान जो लड़की है यूथ में गोल्ड मेडल मारी है, तो कुछ लड़कियां आ रहे हैं। अब ये जो आज का जो मेडल होगा वर्ल्ड चैंपियनशिप का, ये बहुत बड़ा एक फोकस बनेगा बच्चियों के लिए, और उनके लिए भी कुछ करेंगे हम भी, जो उनके लिए जो मदद होगी, जो एडवाइस में हम किससे चाहिए, जो भी होगी हम करेंगे उनके लिए, आगे आए हमारे देश के लिए खेले। जी, आखिरी सवाल, अगला टारगेट क्या है निखत का? अगला टारगेट तो अल्टीमेट अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मारने के बाद में ओलंपिक का गोल्ड के 50-50 बराबर हो गया चांस कि हम यहाँ पे अगर गोल्ड मेडल मार सकते तो ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल मार सकते। यही अभी जो जितने प्लेयर्स ये खेले हैं वही प्लेयर्स हमको ओलंपिक में वही प्लेयर्स मिलेंगे। लेकिन हम जब अब ओलंपिक्स अगले साल से ओलंपिक का क्वालिफिकेशन है, जब हम ओलंपिक खेलने के लिए ओलंपिक पार्टिसिपेट हमारा होगा, क्वालिफाई हो जाएंगे ओलंपिक्स में, जब हमारा नंबर आ जाएगा कि भाई आप ओलंपिक में क्वालिफाई हो गए, तो हम ओलंपिक गोल्ड मेडल का अल्टीमेट गोल्ड मेडल की हम तैयारी नहीं करेंगे। हम ये तैयारी करेंगे कि ओलंपिक में हमको निखत तो बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिले, हमारा वो डिस्प्ले का हमारा परफॉर्मेंस रहेगा, अल्टीमेटली गोल्ड मेडल आ जाएगा। जब बेस्ट प्लेयर ले रहे हैं तो आपको अल्टीमेट गोल्ड मेडल आएगा। जो रिसेंटली जब अक्टूबर 2021 में हमने नेशनल में पार्टिसिपेट करने के लिए हम 6 महीने कोविड के टाइम में 6 महीने पहले हमने ट्रेनिंग की तैयारी करे कि भाई हमको बेस्ट प्लेयर अवार्ड लेना है, तो हमने नेशनल चैंपियनशिप में बेस्ट प्लेयर का अवार्ड लेके बताए, ये साबित कर दिए कि हमको गोल्ड मेडल तो मिलेगा लेकिन हमको बेस्ट प्लेयर, इसका मतलब है कि टूर्नामेंट का टॉप क्लास प्लेयर का अवार्ड हमको लेना है। उसी तरह आने वाले पेरिस ओलंपिक 2024 में बेस्ट प्लेयर अवार्ड के लिए हम पार्टिसिपेट करेंगे और बेस्ट प्लेयर अवार्ड लेके रहेंगे गोल्ड मेडल के साथ। बिल्कुल, आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो वाकई कितनी फोकस तैयारी है इस गोल्ड मेडल के लिए निखत जरीन की, ये हम समझ सकते हैं उनके पिता ने जो बातें कही हैं। बहरहाल देश की बात में हम एक ब्रेक लेते हैं और आगे आपको बताएंगे नक्सल प्रभावित बस्तर में अब बज रही हैं स्कूली घंटियां। बारूद बनाने वाले जो हाथ थे वो बना रहे हैं स्कूल।
और देश की बात में खबर है उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान जेल से बाहर आ गए। जेल से बाहर आने के बाद आजम खान ने नाम लिए बिना अपने अंदाज में जमकर हमले किए। हमारे साथ जो हुआ, हमारे साथ, मेरे घर के साथ, मेरे खानदान के साथ, मेरे अहबाब के साथ, मेरे शहर और मेरे जिले के साथ जो कुछ हुआ, जिस तरह ये कायनात का सच है कि तुम्हारी की हुई इस बर्बादी की तारीख आने वाली नस्ल पर ये चमन सिर्फ इसलिए उजाड़ दिया गया कि यहाँ तुम्हारी आबादी और तुम्हारी गिनती। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रहने वाली 95 साल की ललिता देवी को 6,000 की पेंशन के लिए हर चौथे महीने 900 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। अपने जीवित होने का सबूत देने के लिए वो 20 वर्षों से उत्तर प्रदेश के बलिया का आना जाना कर रही हैं। उनके पति दूसरे विश्व युद्ध में सैनिक रहे। पहले वो बलिया में ही रहती थी, लेकिन 20 वर्षों से बिलासपुर में। उनका कहना है कि वो लगातार अपनी पेंशन को बिलासपुर शिफ्ट करवाने के लिए आवेदन दे रही हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वही सैगल के पास गए थे ना, तो बताया कि ऐसा, तो आपका नंबर लिए कि ठाकुर समझ आता हूँ। हाँ, वो सैगल है। ये बात सुनना। तो देश की बात में इसी बात के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।